हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेकाट्रॉनिक्स का पार्ट 3। और इस पार्ट 3 के अंदर हम लोग कवर करेंगे इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 म्यूपी यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, प्लीज़ पहले जाकर के आप लोग उनको कवर कर लो। स्पेशली जो आपका सेकंड पार्ट वाला वीडियो था वो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। तो आप लोग पहले उस वीडियो को कंप्लीट करो। वो काफ़ी बड़ा वीडियो है लेकिन वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ पहले आप लोग उस वीडियो को देख लो, फिर इस वीडियो में आओ। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर था वो 8 बिट का जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इस चीज़ को डबल स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन में आ सकता है। इवन आई थिंक आया भी हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे। तो 8 बिट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर है। और जनरल पर्पस का मतलब क्या है कि ये किसी भी टाइप के एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, जो हमारा 8085 में लास्ट डिजिट है यानी कि 5 हमको बताता है कि इस पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर को रन कराने के लिए हमको 5 वोल्ट की पावर सप्लाई नीड होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सिमिलरली तीसरा पॉइंट आ जाइए 40 पिन आईसी पैकेज। तो इस पूरे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 40 पिन्स लगी हुई थी। तो फ्रेंड्स अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 40 पिन्स क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स इस सारी चीज़ को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप लोग डेटा में इस चीज़ को लिख लो कि 8085 के अंदर 40 पिन्स यूज हुई थी। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज में, वहां आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने ऑलरेडी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कवर किया था 3 टाइप की बसेस। सबसे पहली कौन सी बस थी? सबसे पहली थी एड्रेस बस। दूसरी बस कौन सी थी? डेटा बस। तीसरी कंट्रोल बस। तो अगर हम लोग 8085 म्यूपी की बात करें तो यहाँ पे जो डेटा बस होता है, डेटा बस का क्या काम होता है? डेटा को कैरी करना। ठीक है, तो जो यहाँ पे डेटा बस यूज होती है वो 8 बिट की यूज होती है। ठीक है, अब 8 बिट में आप सोचो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे, तो 2 की पावर 8 करो तो हो जाएंगे 256 बिट डेटा। ठीक है, सिमिलरली जो यहाँ पे एड्रेस बस होगी, एड्रेस बस क्या चीज़ होती थी? एड्रेस बस हमको बताती थी किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी में स्टोर होता है उसके करस्पॉन्डिंग क्या एड्रेस होगा वो चीज़ बताती थी। ठीक है, एड्रेस बस का काम था एड्रेस बताना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने पार्ट 2 के अंदर ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि जो भी हम लोग इनपुट देते हैं वो सारी की सारी चीज़ें जाके स्टोर होती हैं मेमोरी में। मेमोरी में रैंडमली बिल्कुल भी स्टोर नहीं होंगी, वो एक फिक्स एड्रेस पे स्टोर होती हैं। ठीक है, तो जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी वो सारी की सारी स्टोर होती है मेमोरी में। मेमोरी में किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे, तो वो जो एड्रेस होता है वो हमको म्यूपी बताता है। लेकिन अब आप मेमोरी में जब आओगे तो उस पर्टिकुलर एड्रेस तक पहुंचाने का जो काम है, ठीक है, म्यूपी आपको बता देगा कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किस एड्रेस पे है। लेकिन मेमोरी के अंदर उस पर्टिकुलर एड्रेस तक पहुंचने के लिए जो बस यूज होगी उसका नाम होता है एड्रेस बस। ठीक है, तो देखिए 16 बिट का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 कितना होता है? 65,536 बिट। ठीक है, इसको जब आप लोग 1024 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 64 किलोबाइट्स। तो फ्रेंड्स ये 65,536 बिट का मतलब क्या हुआ? तो फ्रेंड्स इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि मेमोरी के अंदर आप लोग 65,536 बिट्स के स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, या बोलिए इन पर्टिकुलर एड्रेसेस को डिफाइन कर सकते हो। तो आपके पास टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो 65,536 है। जैसा कि हम लोग ने 2 बिट में पढ़ा था, 2 की पावर 2 किया था तो हमें 4 मिले थे। ठीक है, 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिले थे जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था 00, 01, 10, 11। तो ऐसे ही जब आप 16 बिट एड्रेस बस की बात करोगे तो वहां पे आपको 65,536 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो इतने आपके पास, एक तरीके से समझ लीजिए, इतने आपके पास वेज हैं जिसके थ्रू आप लोग कई सारे एड्रेस को स्टोर कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात की जाए तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे रन कर सकता है वो होती है 3 मेगाहर्ट्ज। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लो, ये आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टॉप में लेफ्ट हैंड साइड पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, उससे आप लोग बहुत अच्छे से गेट थ्रू हो चुके होंगे। तो देखिए म्यूपी कनेक्टेड है आपका मेमोरी से विद द हेल्प ऑफ बसेस। सिमिलरली म्यूपी कनेक्टेड है आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ बसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ मुझे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या है। तो इनपुट डिवाइसेस का काम है इनपुट देना, किसको, म्यूपी को। ठीक है, कैसे देगा, आपने कुछ इनपुट दिया, वो जाके स्टोर होता है मेमोरी में, और मेमोरी से सारी चीजें उठ के आती हैं म्यूपी में। ठीक है, सिमिलरली आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होगा, आउटपुट डिवाइसेस का काम होगा कि जो भी आउटपुट म्यूपी ने निकाला है वो आपको स्क्रीन पे दिखाए। ठीक है, तो ये चीज हो गई आउटपुट डिवाइसेस का काम। मेमोरी का क्या काम है, मेमोरी का काम है डेटा को या बोलिए प्रोग्राम्स को स्टोर करना। ठीक है, तो मेमोरी का काम है स्टोर करना, वो स्टोरिंग थिंग हो सकती है डेटा, वो हो सकती है प्रोग्राम, तो यही काम है मेमोरी का। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं म्यूपी की। तो म्यूपी का काम होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना विद द हेल्प ऑफ फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन स्टेप्स। ठीक है, फेचिंग किस चीज की करता है, फेचिंग करता है ऑपकोड्स को। ऑपकोड्स क्या होते हैं, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो सारी की सारी चीजें स्टोर होती है मेमोरी में, किस फॉर्म में, 0110 इस फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो आपने तो प्रोग्राम लिखते समय लिख दिया ऐड ए प्लस बी, लेकिन ये सारी की सारी चीजें कंप्यूटर के अंदर जब मेमोरी पे जाती हैं तो वो स्टोर होती हैं 0 और 1 के फॉर्म में। लेकिन ये जो म्यूपी है वो कैसे समझेगा कि आपने ऐड ए प्लस बी का इंस्ट्रक्शन हमें दिया हुआ है, तो उसके लिए वो सबसे पहले ऑपकोड को फेच करके लाएगा अपने पास, और उसके बाद उसको वो डिकोड करने की कोशिश करेगा, या बोलिए डिकोड करेगा। ठीक है, डिकोड करने के बाद उसको पता पड़ता है कि आपकी डिमांड है 2 नंबर्स को ऐड करने की। ठीक है, तो उसको डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करवाएगा, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके स्क्रीन पे शो करेगा। ठीक है, तो ये है पूरी प्रोसेस। सबसे पहले ऑपकोड की फेचिंग करना, फिर आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको डिकोड करना। ठीक है, और डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करवाना, जो आप लोग चाहते थे, आप चाह रहे थे ऐड करना 2 नंबर्स, तो वो चीज ऐड करेगा एग्जीक्यूशन के स्टेप पे। तो देखिए अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये इतना स्लो प्रोसेस होगा, सबसे पहले फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, तो ये तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन हुई, ऐसे तो ढेरों सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी। उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में तो म्यूपी को बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी जो म्यूपीज आ रहे हैं, या बोलिए जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं, वो बहुत फास्ट हैं। उनका स्पीड रहता है 3 गीगाहर्ट्ज़। आप समझ रहे हो, 1 सेकंड के अंदर वो लोग 3 बिलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सोचो, आप सोच भी नहीं पा रहे होगे कि 1 सेकंड के अंदर 3 बिलियन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग सारी चीज़ों को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट से आपको टेलीग्राम ओपन करना है, तो जैसे आपने टेलीग्राम ओपन किया तो क्या होगा, सबसे पहले जो टेलीग्राम का एड्रेस है वो म्यूपी को पता होगा, तो म्यूपी एड्रेस बस को बोलेगा कि आप लोग लेट से 1000 लोकेशन पे आपका टेलीग्राम प्रोग्राम है, तो म्यूपी बोलेगा एड्रेस बस को कि आप मुझे 1000 वाले जो एड्रेस है उस पर पहुंचा दो। ठीक है, तो 1000 वाला जो एड्रेस है वो आपका स्टोर हो जाएगा पीसी में। पीसी क्या चीज़ होती है, पीसी म्यूपी के अंदर होता है प्रोग्राम काउंटर। आप लोग देखो म्यूपी का जो मैंने नीचे में एक डायग्राम बनाया है उसमें सबसे टॉप पे है पीसी। ठीक है, तो आप लोग हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो प्रोग्राम काउंटर होता है यानी पीसी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर डेटा या इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस होता है, एड्रेस को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो एड्रेस बस था वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंच गया है, और पीसी के अंदर यानी प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो एड्रेस था वो ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब म्यूपी बताएगा कि आपको क्या एक्शन करना है, आपको पर्टिकुलर एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो डेटा लिखा है तो उसको आप लोग को रीड करना है या फिर राइट करना है। ठीक है, तो रीड और राइट का जो डिसीजन है वो हमारा कंट्रोल बस लेगा कि रीडिंग करने हैं कि राइटिंग करना है, और उसके बाद आपका जो डेटा है, जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन गिवन एड्रेस के करस्पॉन्डिंग, लेट से 1000 के करस्पॉन्डिंग जो गिवन इंस्ट्रक्शन है वो है फर्स्ट, तो ये पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी आ जाएगी आईआर के पास, यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। कैसे, विद द हेल्प ऑफ डेटा बस। ठीक है,
तो ये चीज़ याद रखिएगा, सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ सिस्टमेटिक वे में, इसी तरीके से सारी चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए जो हमारा IR है यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसमें पीसी में जो एड्रेस स्टोर था उसके करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोग्राम थे या बोलिए जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आके स्टोर हो जाएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। अब हम लोग इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को जो कि हमारी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर है उसको हम लोग डिकोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन डिकोडर यानी कि ID। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो PC है प्रोग्राम काउंटर, उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है एड्रेस को स्टोर करना। ठीक है, जो भी एड्रेस हमारे म्यूपी ने बताया था एड्रेस बस में, तो उस पर्टिकुलर एड्रेस को स्टोर करेगा हमारा प्रोग्राम काउंटर। तो उसके बाद क्या हो रहा था कि जो भी एड्रेस पीसी के अंदर स्टोर था उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन या बोलिए जो भी आपका प्रोग्राम था, ठीक है, 1000 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट था, तो वो जो फर्स्ट था वो आके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। तो एट द सेम टाइम पीसी का जो एड्रेस होता है वो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो IR में इंस्ट्रक्शन आई है वो डिकोड होके ID से आगे बढ़ेगी, लेकिन पर्टिकुलर पीसी में जैसे ही आपने एड्रेस दिया और उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग हमें इंफॉर्मेशन IR रजिस्टर में मिल गई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, वैसे ही आपका प्रोग्राम काउंटर चेंज हो जाएगा या बोलिए एड्रेस जो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर था वो चेंज हो जाएगा 1000 के बाद जस्ट नेक्स्ट वाला यानी कि 1001 वो अब आके स्टोर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं वो एक सीक्वेंस में लिखते हैं। तो आप लोग मेमोरी में देखो तो मेमोरी में जो आपका 1000 है, 1001 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ये पर्टिकुलर एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी एड्रेस पे मूव करते हैं वो एक सिस्टमैटिक वे में मूव करेंगे। तो सबसे पहले 1000 पे मूव करेंगे, फिर 1001, फिर 2, फिर 3। ठीक, लेकिन इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो पीसी है वो एड्रेस को स्टोर करता है। अब हमने सबसे पहले एड्रेस को स्टोर किया और उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन था, जो भी प्रोग्राम था, जो भी डेटा था, उसको हमने फेच किया। ठीक है, और फेच करने के बाद हम लोग लाए IR में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, इस चीज़ को डिकोड करेगा। एट द सेम टाइम जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सारी इंफॉर्मेशन आ गई है तो पीसी में जो एड्रेस पहले तक 1000 था वो अब चेंज होकर के 1001 हो जाएगा। ठीक है, वो इंतज़ार नहीं करेगा कि जो इंस्ट्रक्शन आई है वो डिकोड होए, फिर उसके बाद सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जाए। उसको जाने से पहले ही जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन IR में आ गई, तुरंत पीसी का एड्रेस चेंज हो जाएगा। 1000 के जो नेक्स्ट वाला है 1001 वो एड्रेस पीसी में आके स्टोर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पीसी में एड्रेस आके स्टोर हो रहा है, ना कि आपका इंफॉर्मेशन। इस चीज़ को हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो लिखी हुई हैं वो कवर कर ली है और उसका जो इसेंस है वो समझ लिया है। ठीक है, तो देखिए मैंने बीच में एक ब्राउन कलर से लिखा हुआ है साइड बाय साइड पीसी इंक्रीमेंट। साइड बाय साइड पीसी इंक्रीमेंट का मतलब वही है कि जो पीसी में एड्रेस था 1000 उसके करस्पॉन्डिंग जो इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि 1000 के करस्पॉन्डिंग मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन है वो है फर्स्ट। तो ये फर्स्ट जैसे ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ रहा है वैसे ही पीसी के अंदर जो एड्रेस 1000 था वो तुरंत चेंज होकर के उसके नेक्स्ट वाला एड्रेस स्टोर हो रहा है। क्या स्टोर हो रहा है? एड्रेस, ना कि इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो रजिस्टर होते हैं उनका काम होता है डेटा को स्टोर करना। कहाँ पे? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, देखिए डेटा को हम लोग मेमोरी में भी स्टोर करते हैं, लेकिन मेमोरी से जो डेटा हम फेच करके लाते हैं उसको भी हम लोग एक रजिस्टर में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम लोग अपने वॉलेट में उतना ही अमाउंट या उतना ही मनी रखते हैं जितने की हमें रिक्वायरमेंट है, और जितना हमारे पास अर्निंग और रहता है वो सारा का सारा हम लोग बैंक में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ है कि जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जो पर्टिकुलर मेमोरी की हमें रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग ला के स्टोर करते हैं रजिस्टर के अंदर, और जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है या बोलिए जो मेजर इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी की सारी स्टोर रहती हैं हमारे मेमोरी के अंदर। ठीक है, जिस पर्टिकुलर मेमोरी की हमें रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग ला के रजिस्टर में स्टोर कर लेंगे, और बची हुई चीज़ मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर रहती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो रजिस्टर यूज करते हैं वो 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं।
8 बिट रजिस्टर्स का मतलब है 8 फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, और हर एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक बिट को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लेट से आपका नाम है राम, RAM, तो इनके कितने लेटर हो गए, R, A और M, 3 लेटर हुए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 बिट, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है कि जो भी नंबर्स होते हैं वो 10 के फॉर्म में रहते हैं, और जितनी उन लेटर्स की या नंबर्स की लेंथ रहेगी उसको हम लोग बोलते हैं बिट्स। तो यहाँ पे देखो, मैंने स्क्वायर बॉक्स के अंदर टोटल 8 नंबर लिखे हुए हैं, तो 8 नंबर का मतलब क्या हुआ, 8 बिट्स, ठीक है। और जब इन 8 बिट्स को हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के 4 इनको अलग अलग कर लीजिए, तो हो जाएगा 3। स्टार्टिंग के जो 4 हैं 0011, इसको 3 लिखते हैं, और फिर जो 0101 है इसको हम लोग 5 लिखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 2 में अच्छे से कवर किए हुए हैं कि जो भी नंबर्स हम लोग यहाँ कवर करेंगे, या बोलिए जो भी प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन लिखता है वो सारा का सारा हेक्साडेसिमल नंबर के फॉर्म में लिखेगा। क्यों हेक्साडेसिमल नंबर के फॉर्म में लिखेगा, क्योंकि अब जो भी प्रोग्रामर है वो आपका 0011 इस फॉर्म में तो इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, वो चाहेगा कि सारी चीज़ें शॉर्ट हो, तो इसके लिए हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर यूज करते हैं। और उस हेक्साडेसिमल नंबर को जो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है वो रहता है आपका असेंबलर, ठीक है। क्यों असेंबलर रहता है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग में, वो रहती है आपकी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने पार्ट 2 में बहुत अच्छे से कवर की हुई हैं। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या बोलिए 01 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है आपका असेंबलर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 2 टाइप के रजिस्टर होते हैं। सबसे पहला जनरल पर्पज रजिस्टर, तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये पर्टिकुलर टाइप के रजिस्टर को हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं, या बोलिए प्रोग्रामर इन पर्टिकुलर रजिस्टर को यूज कर सकता है, और इन पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू वो स्टोर करेगा वो उसको देख सकता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 8085 म्यूपी के अंदर टोटल 7 8 बिट रजिस्टर होते हैं। 7 रहते हैं हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर, और उनका साइज रहता है 8 बिट। तो कौन कौन से वो रजिस्टर रहेंगे, ABCDEHL, ठीक है। यहाँ पे मैंने A मिस कर दिया है, आप लोग नोट कर लेना, ABCDEHL। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 7। तो 7 आपके जनरल पर्पज रजिस्टर रहते हैं जिनका साइज रहता है 8 बिट। इसको आप लोग डबल स्टार मार्क कर लो। फिर कुछ ऐसे भी रजिस्टर रहेंगे जो हम लोग 8085 का म्यूपी कवर करेंगे, उसके अंदर कुछ ऐसे भी रजिस्टर रहते हैं जो प्रोग्रामर के लिए नहीं होते हैं। इवन आप लोग इन रजिस्टर्स को देख भी नहीं सकते हो। तो वैसे जो रजिस्टर रहेंगे वो होते हैं आपके स्पेशल पर्पज रजिस्टर, और ये जो पर्टिकुलर टाइप के रजिस्टर रहते हैं ये म्यूपी के पास रहते हैं। म्यूपी जो भी अपना डिसीजन लेगा, जो भी चीज़ स्टोर करना चाहेगा, वो इन पर्टिकुलर रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि रजिस्टर 2 टाइप के होंगे। जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर है वो हमारे काम का नहीं होता है, या बोलिए प्रोग्रामर इसमें किसी भी टाइप की चीज़ को स्टोर नहीं कर सकता, ना ही इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है उसको देख नहीं सकता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इन म्यूपी वी यूज असेंबली लैंग्वेज। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम लोग असेंबली लैंग्वेज को यूज करते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो भी वैल्यू आपको स्टोर करनी रहती है वो सारी की सारी स्टोर होती है रजिस्टर में, और रजिस्टर में जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसका एक लिमिटेड साइज रहेगा। रजिस्टर जो होते हैं उनका एक लिमिटेड साइज रहता है, वो कितना होगा, 8 बिट रहता है, ठीक है। और रजिस्टर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो सारी की सारी चीज़ें वेरिएबल फॉर्म में स्टोर होती हैं, लेकिन सारी की सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में हो रही होती हैं, और वहाँ पे किसी भी टाइप की लिमिटेशन नहीं होती है। लेकिन 8085 म्यूपी के अंदर हम लोग जितनी भी चीज़ें स्टोर करते हैं वो रजिस्टर में स्टोर होती हैं। रजिस्टर आपका एक हार्डवेयर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8085 का इंटरनल आर्किटेक्चर। इंटरनल आर्किटेक्चर का क्या मतलब है, इंटरनल आर्किटेक्चर का मतलब है अंदर की बनावट, ठीक है। तो इस पूरे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की बनावट को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे लेफ्ट में और टॉप पे एक ब्लॉक बना है जिसमें लिखा है इंटरप्ट कंट्रोल। आपको नहीं दिख पा रहा होगा इतने अच्छे से क्योंकि ये पर्टिकुलर डायग्राम की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग उसको लिख लो इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल का क्या काम रहता है, इंटरप्ट कंट्रोल
फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे आप लोग प्रिंटर में कमांड देते हो प्रिंट करने का, ठीक है, और लेट से उस प्रिंटर में जो पेज है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ प्रिंट करोगे तो कोई पेज पे करोगे, और वो अगर प्रिंटर में नहीं लगी है तो आप देखते हो कि प्रिंटर का एक रिवर्ट मैसेज आता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो वो क्यों आता है? वो आता है आपका इंटरप्ट कंट्रोल के कारण। यही है जो बताता है आपके म्यूपी को कि जो आपका सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या बोलिए कुछ ना कुछ इंटरप्शन आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इंटरप्ट कंट्रोल का मतलब होता है रुकावट। तो इस पूरे माइक्रो प्रोसेसर के रनिंग कंडीशन में जो भी रुकावट आ रही होगी उसको इंटरप्ट कंट्रोल इन्फॉर्म करेगा। कहाँ पे? टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस पूरे डायग्राम में जो माइंड है, जैसे हमारे बॉडी में जो माइंड रहता है, सेम पर्पस इस पूरे डायग्राम में, ये पूरा डायग्राम है आपके माइक्रो प्रोसेसर का। इस माइक्रो प्रोसेसर का जो माइंड फिट है वो है आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। आप लोग देखो लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में टाइमिंग कंट्रोल यूनिट आपको दिख रहा होगा। ये क्या करता है टाइमिंग कंट्रोल यूनिट? ये सिग्नल्स भेजता है। सिग्नल्स भेजेगा, सारी यूनिट्स को बताएगा कि अगला ऑपरेशन आपको करना क्या है, ठीक है। इसके पास जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन पहुंचेगी ये सिग्नल्स भेजना चालू कर देगा और सबको बताएगा कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो जितनी यूनिट यहाँ लगी हैं उनको ये इंफॉर्मेशन देता है सिग्नल्स को भेज करके कि आप लोगों को करना क्या है, ठीक है। सिमिलरली जो आपका इंटरप्ट कंट्रोल है वो आपका टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट से गवर्न हो रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इंटरप्ट कंट्रोल जो 8 बिट इंटरनल डाटा बस है उससे बाई डायरेक्शनल एरो से कनेक्टेड है, या बोलिए जो बस है जो इस इंटरप्ट कंट्रोल और 8 बिट इंटरनल डाटा बस को जोड़ रही है, वो जो बस है, या बोलिए जो वो वायर कनेक्शन है वो डबल साइडेड है। डबल साइडेड का मतलब कि 8 बिट इंटरनल डाटा बस से जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंटरप्ट कंट्रोल में जा सकती है। सिमिलरली जो आपका इंटरप्ट कंट्रोल है उससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन 8 बिट इंटरनल डाटा बस में आ सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो मैंने एक ग्रीन कलर का बड़ा सा बॉक्स बनाया है उसमें आ जाओ। वो क्या है? वो है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मल्टीप्लेक्सर, जैसा कि आप लोग ने मॉल्स में सुना होगा कि किसी मॉल में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर मॉल में ढेर सारे सिनेमा हॉल प्रेजेंट है, ठीक है। तो वही हो गया मल्टीप्लेक्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे रजिस्टर्स प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ग्रीन कलर का बॉक्स देखो, उसमें सबसे टॉप पे है W और आगे लिखा हुआ है 8। सिमिलरली Z और आगे लिखा हुआ है 8। इसका मतलब क्या है? जो आगे में 8 लिखा हुआ है इसका मतलब है 8 बिट, ठीक है। और W और जो Z रजिस्टर हैं वो होते हैं आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर पे प्रोग्रामर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर होगा इन पर्टिकुलर रजिस्टर्स के अंदर वो प्रोग्रामर नहीं देख सकता है, ठीक है। उसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है हमारा म्यूपी, ठीक है। म्यूपी यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के पास ये कमांड रहती है। यहाँ पे वो अपने हिसाब से कोई भी डेटा को स्टोर कर सकता है और वो डेटा हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक। अब उसके नीचे आ जाओ BDHCEL, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे रजिस्टर हैं हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर और इनका साइज होता है 8 बिट। और साथ ही साथ यहाँ इन पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर प्रोग्रामर अपना कोई भी डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। और यहाँ इन रजिस्टर्स के अंदर जो भी डेटा होगा वो प्रोग्रामर देख सकता है, ठीक। जबकि जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं फॉर एग्जांपल W और Z, इनमें प्रोग्रामर डेटा को नहीं देख सकता है। इस पे प्रोग्रामर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अब आप लोग देखो H और L जो था उसके जस्ट नीचे आओ, SP लिखा हुआ है। SP के आगे 16 लिखा है। SP का मतलब होता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर का क्या काम रहेगा? आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि जब कोई चीज़ आप लोग डाउनलोड करते हो, ठीक है, जो भी चीज़ आप लोग डाउनलोड करते हो वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में कहीं ना कहीं स्टोर होती जाती है, ठीक। आप लोग इवन कोई भी इमेज खींचते हो, कोई मोबाइल से फोटो क्लिक करते हो, वो सारी की सारी एक सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज होती है। किस फॉर्म में? सबसे लेटेस्ट जो रहेगी वो सबसे ऊपर रहेगी और जो सबसे पुरानी फोटो होगी वो सबसे नीचे होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग अपने मोबाइल में गैलरी का सेक्शन ओपन करते होगे या फिर जो आपका इमेज की फोल्डर्स होगा उसको ओपन करते हो तो आपको सबसे टॉप पे कौन सी फोटो दिखाता है? सबसे टॉप पे आपको लेटेस्ट फोटो दिखाता है, ठीक है। तो सेम चीज
जो आपको दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ एसपी के कारण दिख रही है। एसपी मतलब स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर की खासियत क्या रहती है कि इस पर्टिकुलर स्टैक पॉइंटर का अगर आपको किसी एक इंफॉर्मेशन का भी एड्रेस पता पड़ गया, ठीक है, किसी एक डाटा का भी आपको अगर एड्रेस पता पड़ गया तो सारी चीज़ें इतनी सिस्टमैटिक रहती हैं, आपको दूसरा एड्रेस पता करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। जैसे आपको पता है कि जो आपने कोई चीज़ डाउनलोड की है, आपने कोई भी फाइल डाउनलोड करी है, वो कहाँ स्टोर होगी? डाउनलोड सेक्शन में स्टोर होगी। तो आपको सिर्फ डाउनलोड सेक्शन का एड्रेस चाहिए। अगर आप लोग डाउनलोड सेक्शन तक पहुंच गए तो बाकी जितनी भी डिटेल है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप लोग वहां से कलेक्ट कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है कि हम लोग मेमोरी में जब देखते हैं तो मेमोरी के अंदर बहुत ढेर सारे एड्रेस होते हैं। ठीक है, तो एड्रेस बस पर्टिकुलर एड्रेस तक पहुंचने में बहुत टाइम लेती है। और मेमोरी के अंदर जो भी हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, लेट से हमारे पास दो इमेजेस हैं। ठीक है, पहली इमेज स्टोर है 1000 लोकेशन पे, दूसरी इमेज स्टोर हुई है 4004 लोकेशन पे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि दोनों की दोनों इमेज अलग अलग एड्रेस पे स्टोर हुई हैं। अब आपको अगर दोनों इमेज तक पहुंचना है तो आपको दोनों का एड्रेस पता होना जरूरी है। लेकिन जो आपका स्टैक पॉइंटर है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा, वो 1000 लोकेशन पे लेटेस्ट फोटो को ले आएगा और 1001 वाली जो लोकेशन रहेगी वहाँ पे दूसरी जो आपने लेटेस्ट फोटो खींची उससे जस्ट पहले वाली फोटो को उस पर्टिकुलर एड्रेस 1001 पे ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? यहाँ से ये समझ में आया कि स्टैक पॉइंटर सारे जो डेटाज होते हैं उनको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके रखता है। और अगर आपको किसी एक डेटा के करस्पॉन्डिंग एड्रेस पता पड़ गया, किसी एक इंफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो उसका एड्रेस है वो अगर आपको पता है, तो दूसरी जो इंफॉर्मेशंस हैं उनका एड्रेस आपको पता होना जरूरी नहीं है, आप ऑलरेडी उस एड्रेस तक पहुंच जाओगे। ठीक है, या बोलिए उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तक आप लोग ऑलरेडी पहुंच जाओगे। आई थिंक आपको स्टैक पॉइंटर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टैक पॉइंटर का काम है सारे के सारे डेटा को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना, और उसमें भी अगर टॉप जो हमारा इमेज है या बोलिए टॉप जो हमारा डेटा है उसका एड्रेस प्रोवाइड करना, सो दैट जो उससे रिलेटेड डेटाज हैं, जो उसके करस्पॉन्डिंग डेटाज हैं, उनका एड्रेस बिना जाने हम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को निकाल सकें। कौन निकालेगा? माइक्रो प्रोसेसर निकालेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स जो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे काम करता है। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या है? जो भी आपने लेट से कुछ फाइल स्टोर करना चालू करी, ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो फाइल डाउनलोड करी वो सबसे नीचे जाएगी, फिर उसके बाद जो फाइल वो ऊपर ऊपर ऊपर, और जो सबसे लेटेस्ट फाइल आपने डाउनलोड करी होगी वो सबसे टॉप पे होगी। तो स्टैक पॉइंटर में क्या चाहिए होगा? जो सबसे टॉप फाइल आपने डाउनलोड करी है उसका एड्रेस आपको चाहिए रहेगा, और उस फाइल के नीचे जितनी भी फाइलें हैं, जो भी स्टैक पॉइंटर के अंदर जितनी भी और फाइलें हैं, उनका एड्रेस आपको पता होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें सिस्टमैटिक अरेंज हैं। तो अपने आप जो हमारा स्टैक पॉइंटर है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि बिना किसी एड्रेस को जाने हुए आप उन पर्टिकुलर फाइल्स तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टैक पॉइंटर का जो साइज है वो 16 बिट है, इसको भी आप लोग डबल स्टार मार्क कर लेना। अब आप देखो स्टैक पॉइंटर के नीचे है पीसी। पीसी का फुल फॉर्म क्या था? प्रोग्राम काउंटर। ये चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी जो दूसरी स्लाइड थी उसके अंदर सीखा हुआ है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? प्रोग्राम काउंटर जो भी मेमोरी में लोकेशन होती है या बोलिए जो भी मेमोरी के अंदर एड्रेस रहेगा उसको अपने पास स्टोर करता है। और किस चीज़ के एड्रेस को स्टोर करता है? जिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हम लोग फेच करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा एड्रेस, और वो एड्रेस कितने बिट का रहता है? वो एड्रेस रहता है 16 बिट का। और ये 16 डिजिट के क्यों होते हैं फ्रेंड्स? हम लोग ने ऑलरेडी पार्ट 2 में पढ़ा था कि जितने भी हेक्साडेसिमल नंबर 4 डिजिट के रहेंगे उनके करस्पॉन्डिंग जब हम लोग बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो टोटल 16 हो जाते हैं। कैसे? हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें 4 बिट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 0, अगर आपके पास कोई 0 हेक्साडेसिमल नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी डिजिट क्या होगी? 0000, 4 टाइम्स 0 रहेगी। ठीक है, तो सेम चीज़ है कि जितने भी एड्रेस रहते हैं मेमोरी में वो 4 डिजिट के होते हैं। तो 4 डिजिट के नंबर को अगर आपको स्टोर करना है पीसी में तो आपको 16 बिट रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पीसी जो होता है वो 16 बिट रजिस्टर होता है।
और पीसी का काम होता है किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो भी एड्रेस है उसको स्टोर करना। ठीक है, लेट से आपने व्हाट्सएप का बटन प्रेस किया, तो उस व्हाट्सएप के बटन को प्रेस करते हुए जो भी इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप एप्लीकेशन के करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस होगा उसको पीसी अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से स्लाइड 2 में सीखी हुई है। अब देखिए जो 16 बिट का रजिस्टर है पीसी, उससे आप नीचे आओ तो देखिए पीसी के नीचे आपको दिख रहा होगा INR/DCR और ब्रैकेट में लिखा है 16 का मतलब है 16 बिट। INR का फुल फॉर्म है इंक्रीमेंट, DCR का फुल फॉर्म है डिक्रीमेंट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पीसी में जो भी एड्रेस था, जिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो भी एड्रेस था, वो जैसे ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंच रहा था तुरंत पीसी का जो एड्रेस था वो चेंज हो जा रहा था। आपको याद होगा मैंने स्लाइड 2 में बताया था कि सबसे पहले पीसी के पास 1000 जो एड्रेस था वो स्टोर था। ठीक है, अब जैसे ही 1000 के करस्पॉन्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंच जाएगी। तुरंत आपका जो पीसी में एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, वो जस्ट नेक्स्ट वाला जो इंस्ट्रक्शन होगा वो आ जाएगा। लेट से 1000 के बाद है 1001, तो 1001 जो एड्रेस है वो पीसी में आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये पीसी में 1001 कैसे स्टोर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। INR का काम है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस में एक नंबर ऐड कर देना जिससे आपको नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट एड्रेस पीसी में स्टोर हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमें INR और DCR का भी फंक्शन समझ में आ गया है। अब हम लोग पीसी से फिर से निकल रहे हैं। पीसी पे हमारा एड्रेस लोकेट है 16 बिट का, वो 16 बिट का एड्रेस लेके हम लोग नीचे आ रहे हैं। INR DCR क्रॉस करके फिर नीचे आए। फिर देखिए जो 16 बिट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, 8 बिट अलग हो गया, 8 बिट अलग हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो 8 बिट अलग होता है वो जाता है आपका एड्रेस/ डाटा बफर। ठीक है, तो और जो बचा हुआ 8 बिट है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एड्रेस बफर में, यानी कि A15 से लेके A8 तक टोटल 16 रहते हैं, 0 से लेके 7 और दूसरे 8 से लेके 15। अब आप लोग देख रहे होगे जो राइट हैंड साइड में ऐड/डेटा बफर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बस रहती है वो एड्रेस और डेटा बस मिक्स रहती है, इसीलिए AD हो गया है। आप लोग देखो नीचे में लिखा हुआ है AD 0 से लेके AD7। A और D का मतलब क्या हुआ है, एड्रेस बस और डाटा बस, दोनों को हम लोग मिक्स कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्पेस है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाते हैं 8085 म्यूपी में। तो फ्रेंड्स जैसे ही ये एड्रेस या बोलिए जैसे ही जो बिट्स हैं वो हमारे एड्रेस/डेटा बफर में आ रहे हैं, वैसे ही तुरंत जो एड्रेस है वो आपका रेड कलर का जो पाथवे है, आप लोग देखिए ग्रीन कलर के बॉक्स के जस्ट राइट में एक लंबा सा पाथवे दिख रहा होगा। बेसिकली ये क्या है, एक बस है। तो इस बस को पकड़ करके जो हमारा 8 बिट है वो जा रहा है आपका, आप देखो सबसे पहले 8 बिट इंटरनल डेटा बस में पहुंचा, उसके बाद फिर जो सबसे पहला पाथ है वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर INSTR.REG, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम है, पर्टिकुलर एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद वो इंफॉर्मेशन फिर से नीचे की तरफ आ रही है और जा रही है कहाँ, इंस्ट्रक्शन डिकोडर पे। डिकोडर का क्या काम है, डिकोडर का काम है डिकोड करना जो भी आपने चीज़ें टाइप करी हैं। लेट से आपने टाइप किया है ऐड 2+3, तो जो भी आपने ऐड टाइप किया है और जो 2 और 3 है ये सारा का सारा आपका बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये बाइनरी डिजिट के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हुआ है। अब इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो भी बाइनरी डिजिट का पैटर्न आया हुआ है उसकी एनालिसिस करेगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर उन पर्टिकुलर बाइनरी डिजिट को पढ़ेगा और तब वो बता पाएगा कि आपने जो कमांड लिखी थी ऐड 2+3 उसको डिकोड कर पाएगा। ठीक है, तो डिकोडर से डिकोड होकर के पहुंचेगा टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट पे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या चीज़ होती है, वो होती है इस पूरे म्यूपी का माइंड। ठीक है, इस पूरे म्यूपी का जो ब्रेन है वो है आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट पे जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि आपने टाइप किया है ऐड 2+3, डिकोड होने के बाद जैसे ही इस पे पहुंचेगी तो ये जोर जोर से सिग्नल देके सबको बताने लगेगा कि ऐड 2+3 का एक फंक्शन आया है हमारे पास। ठीक है,
और जो ऐड वाला फंक्शन है वो कौन सॉल्व करेगा, वो सॉल्व करता है ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग एरो की डायरेक्शन देख लो, जो आपका एड्रेस और डेटा बफर है उससे जो रेड कलर की लाइन ऊपर गई और 8 बिट इंटरनल डेटा बस से कनेक्ट हुई है वो डबल साइडेड है। डबल साइडेड का मतलब क्या है, उस 8 बिट के रास्ते से जो आपका डेटा है वो आ भी सकता है और एड्रेस और डेटा बस से हमारा डेटा जा भी सकता है। ठीक है, अब आप लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से नीचे आओ तो आपको दिख रहा होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोडर और फिर और नीचे आओगे तो आपको दिखेगा टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। ये पूरी की पूरी लाइन सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं जो भी आपको बार बार लाइंस बोल रहा हूँ या बसेस बोल रहा हूँ या वायर्स बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी एक चीज़ है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और जहाँ पे भी यूनिडायरेक्शनल है इसका मतलब है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, उस डायरेक्शन को हम रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप मुझे बताओ कि जैसे मैंने टाइप किया था ऐड 2+3, तो कैसे पीसी को पता पड़ा कि एक पर्टिकुलर एड्रेस को उसको स्टोर करना है। ठीक है, वो बेसिकली पता पड़ा था टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट से। टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट ने अपना सिग्नल भेजा और बोला कि प्रोग्रामर हमसे कुछ हेल्प मांग रहा है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर टाइप की हेल्प आपका इस पर्टिकुलर एड्रेस में अवेलेबल है और वो जो एड्रेस है वो पर्टिकुलर आके स्टोर हो जाएगा पीसी में यानी कि प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें परफॉर्म होनी चालू हुई, सारी इंस्ट्रक्शन हमारे इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आ गई। डिकोडर ने डिकोड करके बता दिया कि प्रोग्रामर हमसे चाह क्या रहा था, और वो चीज़ जैसे ही टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट के पास फिर से पहुंची तो उसने सबको सिग्नल्स के फॉर्म में बता दिया कि प्रोग्रामर हमसे चाह क्या रहा है। ठीक है, तो 2+3 प्रोग्रामर हमसे चाह रहा है, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट के पास बात पहुंचती है तो वो अपने सिग्नल्स को भेजता है और ये सिग्नल्स जैसे ही ALU के पास पहुंचेंगे तो वो एक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो हमारा ALU है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है सारी प्रोसेस। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ALU का काम क्या है, ALU का फंक्शन क्या है। ALU का फंक्शन होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को परफॉर्म करना। ठीक है, अरिथमेटिक जो भी ऑपरेशंस होंगे उनको परफॉर्म करेगा, जितने भी प्लस माइनस ये चीज़ें हैं उसको सॉल्व करेगा, प्लस इसके अलावा जो आपके लॉजिकल गेट्स होते हैं, जो भी एंड गेट, नॉर गेट, इनके जो भी फंक्शंस होंगे उनको परफॉर्म करेगा हमारा ALU। ठीक है, तो देखिए ALU का जो आप बॉक्स देख रहे होगा, आप लोग राइट हैंड साइड में देखो तो उस ALU में आपको एक V नॉच दिख रहा होगा। नॉच का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर ALU को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड और एक ऑपरेशन, इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 2 ऑपरेंड्स का मतलब क्या है, 2 इनपुट्स, जिन 2 इनपुट्स का हमें ऑपरेशन करना है वो पता होना चाहिए। अब ऑपरेशन क्या करना है, जैसे हमने बोला था 2+4 आपको ऐड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेंड हो गया आपका 2, सेकंड ऑपरेंड हो गया 4। अब इन दोनों के साथ करना क्या है, इन दोनों के साथ करना है हमें एडिशन का ऑपरेशन। तो ये तीनों चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, ALU भी हमारा 8 बिट रजिस्टर होता है और इसको अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है और ऑपरेशन क्या है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑपरेंड्स के लिए यहाँ पे 2 रजिस्टर लगाए जाते हैं। सबसे पहले A रजिस्टर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये एक जनरल पर्पज रजिस्टर है, और दूसरा रजिस्टर है टेम्प रजिस्टर। टेम्प रजिस्टर का मतलब क्या हुआ, टेम्परेरी रजिस्टर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, पूरे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो भी 2 ऑपरेंड्स आप यूज करते हो, ठीक है, लेट्स से आपने 2+3 ऐड करना है, तो फ्रेंड्स जो आपका 2 है वो है आपका फर्स्ट ऑपरेंड और जो आपका 3 है वो है आपका सेकंड ऑपरेंड। तो फ्रेंड जो ALU सिस्टम है या बोलिए जो आपका 8085 का म्यूपी है, इसके अंदर एक खासियत है। क्या खासियत है, इसके अंदर ये खासियत होती है कि जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो हमेशा A में स्टोर होगा। जो आपका A रजिस्टर है उसके अंदर हमेशा फर्स्ट ऑपरेंड स्टोर होगा। इस चीज़ को आप लोग हमेशा अच्छे से याद कर लो। ठीक है, जो आपका A रजिस्टर है ये बहुत ही अच्छा रजिस्टर है, इसके अंदर अपने आप फर्स्ट ऑपरेंड आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ऑपरेंड की। तो सेकंड ऑपरेंड किसी भी रजिस्टर में स्टोर हो सकता है। मैंने वहाँ पे आपको ढेर सारे रजिस्टर बताए थे, B, C, D, E, H और L। ये सारे रजिस्टर में किसी भी एक रजिस्टर के अंदर ये सेकंड ऑपरेंड हम लोग स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामर के पास ये रजिस्टर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही आपका सिग्नल पहुंचता है नीचे कंट्रोल यूनिट के पास, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट के पास,
वो जैसे ही बोलेगा कि भाई अब आप सेकेंड ऑपरेंड भेजो ALU के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हम लोग फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, तो इन रजिस्टर से जो B, C, D, E और HL में जिस भी रजिस्टर के अंदर आपने वैल्यू 3 को स्टोर किया होगा, जो 2 है फर्स्ट ऑपरेंड वो ऑलरेडी A में आ चुका है, जो सेकंड है वो आपका 8 बिट इंटरनल डेटा बस से होते 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 टेम्प रजिस्टर के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब जो पहला ऑपरेंड था वो ऑलरेडी A में प्रेजेंट था यानी कि 2, और जो सेकंड ऑपरेंड था वो किसी भी एक रजिस्टर में जिसमें आपने स्टोर किया है वहां से आएगा 8 बिट डेटा बस को पकड़ते हुए और टेम्प रजिस्टर में आके स्टोर हो जाएगा। अब आपको दोनों ऑपरेंड मिल चुके हैं। अब आपने फिर से वायर को पकड़ के नीचे आए ALU में और आपने यहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म किया, 2 + 3 टोटल हुआ 5। अब देखो ALU से एक फिर से बस ऊपर की ओर जा रही है 8 बिट इंटरनल डेटा बस को कनेक्ट करके। अब 8 बिट इंटरनल डेटा बस को जैसे ही कनेक्ट करके ये आगे बढ़ेगी तो ये चीज़ जो रिजल्ट है 5, ये कहाँ स्टोर होगा, ये फिर से जाके A में स्टोर होता है। फ्रेंड्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लो कि जो भी फर्स्ट ऑपरेंड होगा वो हमेशा A में स्टोर होगा और जो भी इस पर्टिकुलर ALU ऑपरेशन का रिजल्ट होगा वो भी A में स्टोर होगा। तो A जो है ना ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जितनी भी चीज़ ऐड करते जाओ, जो भी ऑपरेशन करते जाओ वो सारा का सारा आके A में स्टोर होता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर होती चली जाती हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर जो रजिस्टर है उसका नाम रहता है एक्यूमुलेटर। तो A को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर, ठीक है, और ये 8 बिट रजिस्टर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि आप लोग देखो A जो रजिस्टर है ना, जो 8 बिट का A रजिस्टर है जिसको हम लोग एक्यूमुलेटर बोल रहे हैं, वो 8 बिट इंटरनल डेटा बस से बाई डायरेक्शनल कनेक्टेड है। आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा क्यों बाई डायरेक्शनल है। सबसे पहले जो ऑपरेंड फर्स्ट था वो इसी इंटरनल डेटा बस से आके स्टोर हुआ था। ठीक है, तो इसलिए नीचे की तरफ एरो है और ऊपर की तरफ एरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे ऑपरेंड के अंदर उसको हम लोग ले जाके मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बाई डायरेक्शनल है। अब टेम्प के अंदर आप देख रहे होगे सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल एरो है। क्यों है यूनिडायरेक्शनल, इसका मतलब है कि टेम्प के अंदर जो भी वैल्यू हम ला के स्टोर कर रहे हैं वो पर्टिकुलर ऑलरेडी किसी ना किसी रजिस्टर में स्टोर थी। ठीक है, तो इस टेम्प की वैल्यू को हम लोग सिर्फ यूज करते हैं ALU में और इसीलिए यहाँ पे कोई भी बाई डायरेक्शनल एरो नहीं है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखो। ठीक, ALU में भी आप देखो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, ALU बाई डायरेक्शनल नहीं है। अब ALU के टॉप पे आप देखो, ALU के टॉप पे लिखा है फ्लैग, और फ्लैग से ALU बाई डायरेक्शनल कनेक्टेड है। अब फ्लैग क्या चीज़ होती है चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्लैग बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। हम लोग आने वाली स्लाइड्स में इन फ्लैग के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि जो रिजल्ट निकल के आया ALU का जो फाइनल रिजल्ट है वो जाके A यानी एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है और जो इसका रिजल्ट का स्टेटस रहता है वो स्टोर होता है फ्लैग में। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो भी हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन ALU के अंदर परफॉर्म किए हैं उसका जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा और उस रिजल्ट के करस्पॉन्डिंग जो स्टेटस है वो स्टोर होगा फ्लैग में। फॉर एग्जांपल हमने 2 नंबर को ऐड किया 5 और 6, तो हम लोग मैथ्स में बचपन से सारी चीज़ों को सॉल्व करते आए हैं। 5 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो 1 कैरी होगा। ठीक है, तो जो ये कैरी है वो आपका फ्लैग में दिखाएगा। तो जो 5 और 6 आप ऐड करोगे तो क्या होगा, टोटल समेशन 11। तो जो टोटल समेशन 11 है वो जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को समेशन करने के टाइम जो कैरी आया था यानी कि 1 वो फ्लैग में स्टोर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, होता क्या है कि ALU जो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो 1 बाई 1 करता है। तो जैसे ही कैरी 1 आया वो हमने ऊपर भेज दिया। जैसे हम लोग सिंपल मैथ्स में ऐड करते थे तो कैरी आता था तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर में लिखते थे। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ALU में जो भी कैरी आया उसने फ्लैग को भेजा, फिर फ्लैग से वापस मंगा लिया। तो फ्रेंड्स फाइनली जो समेशन निकला वो हुआ 11 और उस 11 जो समेशन था उसको हमने भेज दिया एक्यूमुलेटर में स्टोर होने के लिए। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान एक फ्लैग जो था, 1 फ्लैग जो आया हमारा, वो फ्लैग में जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो कौन से पर्टिकुलर टाइप का फ्लैग इस 1 को स्टोर कर रहा है, वो होता है कैरी फ्लैग। ठीक, सिमिलरली अगर आपको 2 नंबर का कंपैरिजन करना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि 2 नंबर है लेट्स से 5 और 12, इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है
वो अगर आपको जानना है तो कैसे करोगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ALU की हेल्प से। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑपरेंड 12 को स्टोर कराया ए में एक्यूमुलेटर में। सिमिलरली हमने जो सेकेंड ऑपरेंड है यानी कि 5 उसको टेम्प रजिस्टर में स्टोर किया और हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अब हमने सारे सिग्नल्स को भेजे ALU में विद द हेल्प ऑफ डेटा बस और ALU में 12 - 5 होके फाइनल जो रिजल्ट है वो आया 7। तो फ्रेंड्स जो ये हमारा फाइनल रिजल्ट 7 आया है वो जाएगा और स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। लेकिन ये जो 7 आया इसका साइन कैसा है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, +7। तो साइन फ्लैग होता है हमारे फ्लैग के अंदर ढेर सारे फ्लैग होते हैं, उनमें एक साइन फ्लैग होता है, वो ALU का जो एंड रिजल्ट है उसके साइन को नोट कर लेता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने फर्स्ट ऑपरेंड जो A में स्टोर किया था वो था 12 और एंड रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो बड़ा है। ठीक है, तो फ्लैग आपको बता देगा अपने आप कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक समझ में आ गया होगा। फ्लैग का काम है जो भी रिजल्ट आया है उसके स्टेटस को बताना, करंट रिजल्ट के स्टेटस को बताता है फ्लैग और रिजल्ट को बताता है एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स यहाँ 8085 का इंटरनल आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सिर्फ 2 पॉइंट बच रहे हैं, 2 रजिस्टर बच रहे हैं, W और Z। आप लोग देखो जो मैंने लेफ्ट हैंड में सबसे टॉप पे लिखा हुआ है W के आगे 8 और Z के आगे 8। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ये दोनों रजिस्टर प्रोग्रामर के लिए नहीं होते हैं, ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज़ स्टोर करता है वो माइक्रो प्रोसेसर करता है और प्रोग्रामर को कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स W और Z के नीचे जितने भी रजिस्टर हैं DE, HL, BC ये सब 8 बिट रजिस्टर हैं। अगर आपको 16 बिट का कोई डेटा स्टोर करना हो या 16 बिट का कोई एड्रेस स्टोर करना है तो आप कैसे करोगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो D और E हैं वो आपस में मर्ज हो सकते हैं, सिमिलरली H और L आपस में मर्ज हो सकते हैं और जब भी ये मर्ज होंगे हमेशा जो हायर ऑर्डर है वो D में स्टोर होगा। जो भी आपका 16 बिट का नंबर होगा उसका हायर ऑर्डर जो रहेगा वो D में स्टोर होगा और जो लोअर ऑर्डर है वो E में स्टोर होगा। हमेशा स्ट्रेट लाइन वाले ही ऐड हो सकते हैं, DE, HL, BC यही ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि B और D ऐड हो जाएं, D और H ऐड हो जाएं, ऐसा नहीं होगा कभी। स्ट्रेट लाइन वाले ऐड होंगे BC, DE और HL। तो ये जब आपस में ऐड होंगे तो 16 बिट का डेटा बना देंगे। ठीक है, तो इनके अंदर एक खासियत होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरी चीज़ कि जो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में B, D, H हैं ये हमेशा हायर बाइट को रिप्रेजेंट करेंगे और जो आपके CEL हैं ये हमेशा लोअर बाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। लेट से एक नंबर है 3510, तो इसमें हायर बाइट कौन सा है फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं यूनिट डिजिट, फिर 10th डिजिट, फिर 100 डिजिट, फिर 1000 डिजिट। तो जो आपका 1000 और 100 डिजिट वाले नंबर होंगे उनको हम बोलेंगे हायर बाइट। तो हायर बाइट कहाँ स्टोर होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में B, D, H में। जो भी आप पेयर लेने वाले हो, चाहे HL की बात करो, HL लेट से हम लोग लेने वाले हैं 16 बिट बनाने वाले हैं, तो इसके लिए जो H होगा यहाँ पे 8 बिट रजिस्टर स्टोर होगा या 8 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर होगा और जो L है यहाँ पे लोअर बाइट स्टोर होगा यानी कि 10। ठीक है, H में स्टोर होगा 35 और L में स्टोर होगा 10 और टोटल अगर आप देखोगे तो कौन सा नंबर मिल जाएगा, 3510, 16 बिट का नंबर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे लास्ट एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि लेट से DE में एक डाटा स्टोर है और HL में एक डाटा स्टोर है। 16 बिट का डाटा DE में स्टोर है, 16 बिट का डाटा HL में स्टोर है। ठीक है, अब आपको जो HL के अंदर डाटा लिखा है उसको रिप्लेस करना है DE में और DE के अंदर जो डाटा लिखा है उसको आप चाह रहे हो HL में आ जाए। इंटरचेंज करना है DE का डाटा HL में, HL का डाटा DE में। तो वो कैसे करोगे बताओ मुझे आप। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा आंसर है। देखिए जो आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है ना WZ, ये आपको इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे फ्रेंड्स, HL का जो डाटा रहेगा वो चला जाएगा WZ में और जो हमारा DE का डाटा है वो चला जाएगा HL में। अब WZ का जो डाटा था वो चला जाएगा फिर से DE में। तो क्या हुआ, आपस में इंटरचेंज हो गए। साइक्लिक डिवाइस आप देख लो, मैंने नीचे में बना भी रखा है। HL में 1 2 3 4 लिखा है, DE में 5 6 7 8 लिखा है। तो DE का डाटा चला जा रहा है WZ में और WZ का डाटा चला जा रहा है HL में और HL का डाटा चला जा रहा है DE में। ठीक है, तो एक साइक्लिक ऑर्डर में सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर WZ। फ्रेंड्स आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो भी चीज़ लिखी है हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड में फ्लैग रजिस्टर के बारे में दिख रहा है। फ्लैग रजिस्टर के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि फ्लैग रजिस्टर हमारा स्टेटस ऑफ करंट रिजल्ट स्टोर करता है। ठीक है, एएलयू का जो एंड रिजल्ट था उसका क्या स्टेटस है वो स्टोर करता है फ्लैग रजिस्टर। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फ्लैग रजिस्टर के अंदर डिफरेंट टाइप के फ्लैग प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कैरी फ्लैग, फिर साइन फ्लैग, फिर सिमिलरली होता है जीरो फ्लैग, फिर पैरिटी फ्लैग होता है, पैरिटी चेक फ्लैग। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के टोटल 5 फ्लैग होते हैं जिनके डिफरेंट काम हैं। मेन थीम क्या है? मेन थीम है कि जो एएलयू का एंड रिजल्ट है उनका स्टेटस स्टोर करते हैं फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, और जो आपका एंड रिजल्ट है वो कौन स्टोर करता है? वो स्टोर करता है एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 8085 का इंटरनल आर्किटेक्चर का पार्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। कुछ 3-4 चीज़ें बची रह गई हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अब आप लोग के पास जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लो। मैंने ऑलमोस्ट एक चीज़ अच्छे से कवर कराई हुई है, तो जब आप लोग पढ़ोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और अभी भी 8085 में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बची रह गई है, उसको हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।